So, in the course of electricity and magnetism, what we have studied so far is basics of vector analysis. हम लोगों ने सारी की सारी अपनी जो चीज़ें थी उनको रिवाइज कर लिया हमने वेक्टर प्रोडक्ट्स क्रॉस प्रोडक्ट्स उसके अलावा हमने स्पेशल ऑपरेटर्स ग्रेडियंट्स डाइवर्जेंट्स कर्ल स्टोक्स थ्योरम इस तरह की सारी चीज़ें जो हमें ज़रूरी थी ये समझने के लिए कि हमारे पास बेसिकली हम किस तरह से अपना एनालिसिस जो है वो किसी भी वेक्टर फील्ड के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं वो बेसिक्स जो थी वो हमने अब तक कवर कर ली। अब फ्रॉम नाउ ऑन वी विल बी टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरफ मूव करें उससे पहले जो एक चीज़ समझने की है वो ये है कि जो हमारी मॉडर्न थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वो किस चीज़ के ऊपर बेस करती है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो इस फील्ड के अंदर डिफरेंट लोगों ने काम किया वो उनमें से कुछ लोगों के नाम उस उनके लॉज के मुताबिक आप लोगों ने पहले से सुन रखे होंगे, जैसा कि कूलम्स लॉ है, कूलम ने काम किया उसके ऊपर, उसने कूलम्स लॉ बनाया। इसी तरह गॉस ने काम किया, उसने गॉस लॉ बनाया। एम्पेयर ने काम किया, एम्पेयर्स लॉ बनाया। सिमिलरली फिर माइकल फेराडे ने काम किया, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये चीज़ें बनाई। अब जो मैक्सवेल था उसने क्या किया कि उसने आके इसकी ये जो इन लोगों के सारों के काम थे उसने उन कामों को कंबाइन किया और चार ऐसी बेसिक पोस्टुलेट्स जो हैं वो हमारे बनाए जिनके ऊपर हमारी पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो एक ब्रांच है, जो एक फील्ड है, वो सारी की सारी उसकी जो बेस है वो हमारे पास उन इक्वेशंस के ज़रिए है। तो चार इक्वेशंस ऐसी इकट्ठी की उसने जो बेसिकली इक्वेशंस इन वन वे और अनदर हमारे पास उन्हीं लॉज की इक्वेशंस बनती हैं। वो जब हम आगे वो लॉज पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि बेसिकली मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो उसी लॉ से ड्राइव की गई है। तो उसने क्या किया कि उसने वो चार इक्वेशंस जो हैं उनको मॉडिफाई किया। तो वो जो चार इक्वेशंस जिससे मैक्सवेल ने ये हमारी इन दो डिफरेंट फील्ड्स को, हमने कहा था कि हम यही समझते रहते सारी ज़िंदगी कि ये जो दो दो फील्ड्स हैं ये दोनों की दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इनका एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो उसने ये इन चार इक्वेशंस के ज़रिए उन दोनों फील्ड्स को आपस में जो है वो लिंक किया। वो जो चार इक्वेशंस हैं वो जो है उसको हम इस तरह से लिखते हैं कि जो फर्स्ट पोस्टुलेट है मैक्सवेल इक्वेशन का वो हमारे पास ये है कि जो डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी दैट इज इक्वल्स टू द वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। पहली बात ये। जो दूसरी इक्वेशन हमारे पास है वो हमारे पास है द कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज इक्वल्स टू माइनस पार्शियल बी बाय पार्शियल टी, यानी कि चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी तरह से जो थर्ड पोस्टुलेट है हमारे पास वो है डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और जो फोर्थ एंड लास्ट पोस्टुलेट हमारा है वो है हमारे पास द कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू करंट डेंसिटी प्लस चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो ये आपको चार इक्वेशंस जो हैं वो नज़र आती हैं। यहाँ पे जो डी है आपके पास वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है, और सिमिलरली ये जो है आपके पास ये आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी है पर यूनिट वॉल्यूम, या इसे हम वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। तो ये आपके पास वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी हो गई। और इसी तरह से जो आपके पास ये है जो ई है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम आमतौर पे इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से भी जानते हैं। और बी जो है यहाँ पे ये बेसिकली हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है। और सिमिलरली यहाँ पे बी भी वही है, और एच जो है वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। सिमिलरली ये जो जे है आपके पास ये आपके पास करंट डेंसिटी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दीज फोर इक्वेशंस फिजिकली मीन। मतलब हम लोगों ने वाइल वी वर इन इंजीनियरिंग हम लोगों ने इनको याद तो कर लिया, और अमूमन हम लोग यही करते हैं
एज ए स्टूडेंट हम लोग इन 4 पोस्टुलेट्स को रट्टा मार लेते हैं, लेकिन रट्टा मारने से ज़्यादा बेहतर सिनेरियो मेरे नज़दीक ये होगा कि आपको एक्चुअली इन इक्वेशन की तरफ देख के पता लगे कि ये फिज़िकली जो है बता क्या रही हैं, ठीक है? तो हमने हमने डाइवर्जेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसकी फ़िज़िकल मीनिंग हमने समझ ली हुई है कि डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट जो है उसकी फ़िज़िकल मीनिंग क्या है। जैसे अगर हम पहली इक्वेशन के बारे में बात करें तो ये हमें नेबुला डॉट डी बता रहा है। तो नेबुला डॉट डी जो है आपके पास, इसका मतलब क्या है कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। डाइवर्जेंस हमें पता है कि ये होता था कि एक पॉइंट के ऊपर हम देखते थे कि हमारे पास जो आ रही है फील्ड और जो जा रही है वो दोनों चीज़ें जो हैं उनका आपस में रिलेशन क्या है। अगर तो जो आ रही है और जो जा रही है उनमें डिफरेंस हो तो हम कहते थे कि उसकी डाइवर्जेंस है, अगर ना हो तो हम बोलते थे कि उसकी डाइवर्जेंस नहीं है। तो वो ये बोल रहा है कि अगर डिफरेंस है, जो पॉइंट था उस पॉइंट के अंदर जो फील्ड आ रही थी वो वीक थी और जो वहाँ से आउट हो रही थी वो स्ट्रॉन्ग थी, जिसको हम बोलते थे कि ये नेगेटिव डाइवर्जेंस है, इसका मतलब है कि चीज़ कन्वर्ज हो रही है। तो इस केस के अंदर वो कहता है कि अगर जो डाइवर्जेंस जो है उसकी कुछ वैल्यू है तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो डाइवर्जेंस है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है, जो फ्लक्स डेंसिटी बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो वो कहता है कि अगर उस पॉइंट के ऊपर जो है वो आते हुए फ्लक्स डेंसिटी कुछ और थी और जाते हुए फ्लक्स डेंसिटी पर यूनिट एरिया इंक्रीज हो गई है, तो आप सोचो कि इसका मतलब क्या होगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक फिजिकल एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारे पास एक पॉइंट है, उस पॉइंट के अंदर करंट जो एंटर हो रहा था, ये जो चार्ज उसके अंदर एंटर हो रहा था वो कम था और जो चार्ज लीव कर रहा है वो ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट के ऊपर कोई चार्ज पड़ा हुआ है, कि जो पीछे से चार्ज आया वो और उस पॉइंट के अंदर जो चार्ज पड़ा हुआ है वो दोनों मिल के वो ज़्यादा हो गए और एग्जिट में वो ज़्यादा थे। तो ये एग्जैक्टली ये वही चीज़ है, वो यही बता रहा है कि जो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बेसिकली अगर उसकी कोई वैल्यू है तो वो वैल्यू जो है वो उस वॉल्यूम के अंदर पड़ी हुई चार्ज की वैल्यू के बराबर है। जो इंक्रीज होगा वो उतना ही इंक्रीज हो सकता है जितना वो उसके पास अवेलेबल हो टू ऐड। तो डाइवर्ज अगर कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी तरह अगर कम हो रहा है तब भी उसका मतलब ये हुआ कि जितना आ रहा था और जितना निकला है उसमें जितना डिफरेंस है वो उस वॉल्यूम के अंदर रह गया है। अगर कन्वर्ज कर रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है चार्ज, तो इसका मतलब है कि जितना आ रहा था और जितना जा रहा है जो अब ज़्यादा है उनके दरमियान में जो डिफरेंस है वो उस वॉल्यूम उस पॉइंट के अंदर एक वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी के तौर पे वहाँ पे मौजूद है। तो जो भी डाइवर्जेंस है हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की वो बराबर हो रही है उस जगह के ऊपर पड़े हुए वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी के। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सिमिलरली अगर हम नीचे आए तो नीचे वो सेकंड इक्वेशन के ऊपर अगर हम आए तो वो कह रहा है कर्ल ऑफ ई। कर्ल ऑफ ई, कर्ल ऑफ ई का मतलब क्या है, फिर दोबारा से कर्ल के ऊपर चले जाएं आपके कर्ल जो है उसका जो फिजिकल मीनिंग था आपके पास क्या था, हम कहते थे कि कोई रोटेशनल इफेक्ट हमारी फील्ड का है या नहीं है। जो भी रोटेशनल इफेक्ट जो सर्कुलेशन उसके ऊपर होती थी उसको हम कहते थे कि जब हम उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं तो उसके बराबर होता है जो भी हमने कॉन्टूर लिया होता है उसका डॉट प्रोडक्ट, फील्ड का डॉट प्रोडक्ट उस कॉन्टूर के की डायरेक्शन के डॉट प्रोडक्ट के जो टोटल क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल है उसके बराबर जो होता है वो हम कहते थे कि वो उसका कर्ल होता है। तो वो कहता है कि अगर जो है वो उसका कर्ल अवेलेबल है तो इसका मतलब ये है कि वो एक रोटेटिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। कर्ल का मतलब क्या है कि नॉन यूनिफॉर्मिटी है आपकी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। तो वो कहता है कि वो जो नॉन यूनिफॉर्मिटी है वो बेसिकली चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नॉन यूनिफॉर्मिटी आ रही है, अगर उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, तो हमने हमेशा कहा था कि जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देती है और सिमिलरली चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड देती है। तो ये वाली जो इक्वेशन है हमारी उसका फिजिकल मतलब ये है। सिमिलरली इसको अगर आप देखो तो वो कहता है कि डाइवर्जेंस ऑफ बी हमेशा जीरो होगी। इसका मतलब क्या है कि बी जो है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कभी डाइवर्ज नहीं होगी, वो हमेशा सेम रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइवर्ज हो सकती थी लेकिन मैग्नेटिक फील्ड डाइवर्ज नहीं हो सकती। ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब अंदर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के। लेकिन डाइवर्ज क्यों नहीं हो सकती, तो इसकी मैं अभी आपको एक सिर्फ सादा सी मिसाल दूंगा कि आप ये सोच लो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमेशा क्या होती है, इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड लूप होती है। आपने जब कभी भी
मैग्नेट्स की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनी हुई देखी होंगी, सोलिनॉइड की बनी हुई देखी होंगी, कोई भी आपने मैग्नेटिक फील्ड देखी होगी आपको हमेशा क्लोज्ड लूप की फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, आपको मैग्नेटिक मोनोपोल कहीं नहीं मिलेगा। जैसे इलेक्ट्रिक मोनोपोल मिल जाता है ना कि प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ से एमिट कर रही है सिर्फ, ठीक है, और वो कहाँ जा रही है हमें नहीं पता। लेकिन इस तरह की कोई चीज़ आपको मैग्नेट में नहीं मिलेगी। आपको पता है कि आप एक मैग्नेट बार मैग्नेट को भी उठाते हो तो उसका एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में एंटर हो जाएगी, और ये एक क्लोज लूप की फॉर्म में चलेगी हमेशा। ठीक है, जितनी आई है उतनी ही बाहर जा रही है। कभी भी ऐसे नहीं होगा कि आपको सिर्फ नॉर्थ पोल मिले जिसमें से सिर्फ एमिट हो रही हो। अगर सिर्फ एमिट हो रही होती, अगर कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल होती तो हम कह सकते कि ये डेल्टा बी, डेल्टा डेल्टा क्रॉस बी, सॉरी नेबुला क्रॉस बी जो है, ये डाइवर्जेंस ऑफ बी जो है ये ज़ीरो नहीं है। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, हमें पता है कि हम एक मैग्नेट को अगर तोड़ भी दें तो छोटा बन जाएगा, छोटे के भी दो पोल्स होंगे, उसको और तोड़ दें उसका छोटा बन जाएगा, उसके भी दो पोल्स होंगे। तो ये हमेशा एक क्लोज्ड लूप की फॉर्म में होगी। अगर लाइन वहाँ पे है तो वो वापस भी आएगी। ठीक है, और अगर क्लोज लूप की फॉर्म में है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमेशा जो पॉइंट से निकली है और जो पॉइंट में वापस आई है ये बराबर होगी। तो ये इसका फिजिकल मीनिंग है कि डाइवर्जेंस ऑफ बी दैट हैज़ टू बी इक्वल टू ज़ीरो। और इसी तरह से आपका ये है तो आई गेस इसको आप जो है वो बाय यूजिंग द सेम फिनोमिना आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मैं चाहता ये था कि मैं ये जो पोस्टुलेट्स हैं ये दीज आर नॉट मेयर इक्वेशंस फॉर यू। ये पढ़ने के बाद आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि बेसिकली ये जो इक्वेशन है जो मुझे सामने नज़र आ रही है कि जिसको मैं एम ही रट्टा मारी जा रहा हूँ, उसको मैं रट्टा ना मारूँ, मुझे फिजिकली पता लगे कि ये नेबुला डॉट डी जो है या डाइवर्जेंस ऑफ डी जो है ये ज़ीरो क्यों नहीं होती, और अगर ज़ीरो नहीं होती तो इसका मतलब क्या है, एडिशन किस तरह से हो रही है। इसी तरह से अगर डाइवर्जेंस ऑफ बी ज़ीरो है तो उसकी रीज़न क्या है, क्लोज लूप उसकी रीज़न है, वो हमें हमने देख लिया कि एक पॉइंट से अगर निकली है तो उसने वापस उस पॉइंट के ऊपर आना ही आना है, और जितनी निकली है उतनी की उतनी नहीं वापस आना है, इसलिए वो नेबुला डॉट बी ज़ीरो है। और इसी तरह कर्ल ऑफ ई जो है वो माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल डी के बराबर क्यों है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको इस इक्वेशन के अंदर और इस इक्वेशन के अंदर दोनों के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में लिंक होती हुई नजर आ रही है। सिमिलरली अगर आप इधर देखो तो इसके अंदर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में लिंक होती हुई नजर आ रही है। तो इसने क्या किया कि अपने इन पोस्टुलेट्स के ज़रिए इन दोनों को आपस में लिंक कर दिया। अब हम इस कोर्स के अंदर ये जो पोस्टुलेट्स हैं इनको इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, टू मेक थिंग्स अ लिटिल बिट मोर सिंपल so that we are able to understand the main gist of the content that which is behind this subject। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम दो सिंपल सी बल्कि एक सिंपल सी एजम्पशन जो है वो हम उसको लेके चलेंगे, और वो एजम्पशन है स्टैटिक कंडीशन की। स्टैटिक कंडीशन का मतलब क्या है कि मैं ये कहता हूँ कि मेरा जो टाइम, मेरी जो भी मैं अभी इसके अंदर एनालिसिस करूँगा, ये जो भी चीज़ मैं पढ़ूंगा उसके अंदर जो मेरी मैक्सवेल इक्वेशन है या मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है या मेरी मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम का फंक्शन नहीं होगा। वो टाइम का फंक्शन अगर नहीं होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम के बदलने से उसके ऊपर कोई चेंज जो है वो नहीं आएगा। अब फिजिकली इसका मतलब क्या है, टाइम का फंक्शन नहीं होगा, फिजिकली इसका मतलब क्या है, ये ऐसा कब हो सकता है। ऐसा तब हो सकता है कि जो चार्ज पड़े हुए हैं स्पेस के अंदर, दीज आर परमानेंटली फिक्स्ड, वो मूव नहीं कर रहे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो चेंज नहीं कर रहे, चार्ज आर परमानेंटली फिक्स्ड। या अगर वो मूव कर रहे हैं तो वो इतना स्टेडली मूव कर रहे हैं, इतना स्टेडली मूव कर रहे हैं कि हम अगर उसको देखें तो हमें जो चार्ज डेंसिटी नज़र आए वो हमें कांस्टेंट नज़र आए, उसकी वैल्यू हमें बदलती हुई नज़र ना आए, चाहे वो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी हो, चाहे वो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो, चाहे वो लाइन चार्ज डेंसिटी हो, वो जो मर्जी हो, उसके केस में हमें जो उसकी मूवमेंट इतनी स्टेडी हो, इतनी यूनिफॉर्म हो कि हमें वो टाइम के अंदर कांस्टेंट नज़र आए। तो ये हमारी अजम्पशन है। अगर हम इस अजम्पशन को लेके चलें तो हमारी ये जो इक्वेशंस हैं ये फर्दर सिंप्लीफाई हो जाती हैं। सिंप्लीफाई कैसे हो जाती हैं कि ये डाइवर्जेंस ऑफ डी जो है ये इज इक्वल्स टू रो वी, ये तो एज इट इज़ रहेगी, लेकिन क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम कोई चेंज नहीं आ रहा तो ये वाला हिस्सा हमारा ज़ीरो हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कर्ल ऑफ ई जो है हमारा वो हमारा ज़ीरो होगा थ्रू आउट दिस कोर्स, क्योंकि हमारी स्टैटिक कंडीशन की अजम्पशन है। इसी तरह से जो नेबुला डॉट बी है वो तो हमारे पास ज़ीरो ही होगा, लेकिन जो कर्ल ऑफ एच है, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, उसमें जो ये वाला पार्ट है ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट है। ये इज इक्वल्स टू सिर्फ करंट डेंसिटी हमारे पास जे रह जाएगा। तो ये अब हमारे पास रिड्यूस्ड फॉर्म हो गया। अब अगर आप देखो तो ये दो इक्वेशंस थी जिन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लिंक किया था।
बाय यूजिंग स्टैटिक कंडीशंस हमने ये वाले पार्ट को रिमूव कर दिया और ये वाले पार्ट को रिमूव कर दिया, एंड वंस दीज पार्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम दीज इक्वेशंस, तो ई का अब बी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है इस केस में, और इसी तरह एच का डी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि जो लिंकेज थी, जो कपल हुई थी ये इक्वेशन, उसकी कपलिंग हमने ख़त्म कर दी। तो हम कह सकते हैं कि बाय एज्यूमिंग दैट द कंडीशंस आर स्टैटिक वी हैव डीकपल्ड द मैक्सवेल इक्वेशंस। अब अगर आप इसमें देखो तो ये जो पहली दो इक्वेशंस आपको नज़र आ रही हैं, ये दोनों इक्वेशंस जो हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हैं। सिमिलरली ये जो दो इक्वेशंस आपको नज़र आ रही हैं, ये दोनों आपके पास मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। तो स्टैटिक कंडीशन के अंदर जब इन दो मेजर इक्वेशंस के ऊपर हम स्टडी कर रहे होंगे, तो उस वक्त हम बोलेंगे कि ये हमारा जो सब्जेक्ट है, जो फील्ड है इस इन दो इक्वेशन से रिलेटेड, उसको हम बोलते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसलिए स्टैटिक्स बोलते हैं। और सिमिलरली जब हम इन दो इक्वेशंस को देखेंगे स्टैटिक कंडीशन के अंदर, तो हम कहेंगे ये मैग्नेटोस्टैटिक्स है। ठीक है, तो हमारा जो तरीक़ेकार होगा वो हमारा ये होगा कि हम पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे और फिर मैग्नेटोस्टैटिक्स की तरफ मूव करेंगे। और जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लेंगे तो हमारे लिए मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ना आसान हो जाएगा, इन दिस सेंस कि फॉर एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट, फॉर एवरी टर्मिनोलॉजी, फॉर एवरी फिनोमिना, फॉर एवरी प्रोसीजर दैट इज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देयर विल बी अ काउंटर पार्ट विच इज प्रेजेंट इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। जैसे हमारे पास वोल्टेज है, या जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, तो हमें अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा, उसी का एक काउंटर पार्ट हमें मैग्नेटिक पोटेंशियल की फॉर्म में मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर भी मिलेगा। अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी नज़र आएगी, तो उसी की का काउंटर पार्ट मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर हमें मैग्नेटिक एनर्जी भी नज़र आएगी। इसी तरह से हर चीज़ जो है उसको हम कोरिलेट करके चल सकेंगे। तो वंस वी have understood what the electrostatics and all the terminologies that are related to electrostatics, what they are, it will be pretty easy for us to understand all the terminologies that are related to magnetostatics, because now we have something to relate to। तो हमारे लिए आसान हो जाएगा उस चीज़ को जो है वो उसके साथ रिलेट करके उसको समझना। तो ये हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशंस थी। आई होप आपने इनको समझने की कोशिश की हो। फिर हम ये देखते हैं कि आखिर हम यूज़ क्यों करते हैं, या हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या मैग्नेटोस्टैटिक्स हम ये चीज़ें पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, तो उसके लिए वो कहता है कि बहुत सारी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमारे पास अवेलेबल हैं जो अभी चल रही हैं, और भी हैं जो अभी इन्वेंशन फेज़ के अंदर हैं। वो सारी की सारी जो हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फिनोमेना के ऊपर काम करती हैं। जैसे अगर आपके लिए सबसे आसान एग्जांपल दी जाए, तो आई होप मोस्ट ऑफ यू नो हाउ एन इंक जेट प्रिंटर वर्क्स। तो इंक जेट प्रिंटर जो है आपका, वो स्टैटिक कंडीशन के अंदर स्टैटिक चार्जेस को लेके उसके ऊपर काम करता है। सिमिलरली अगर आप एक और इसकी देखो, तो आपके पास जो एक्सरे मशीन्स हैं वो भी स्टैटिक कंडीशंस के अंदर काम करती हैं। सिमिलरली अगर आपने कभी आप में से कभी कोई सीमेंट फैक्ट्री गया हो, तो उसकी जो चिमनी होती है उसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगे होते हैं, जिनका काम बेसिकली जो है वो हार्मफुल मटेरियल जो आपके गुजर रहे हैं, जो स्मोक निकल रहा है उसके अंदर जो हार्मफुल मटेरियल हैं, उसको कैप्चर करने के लिए वो प्रेसिपिटेटर जो है वो यूज़ होता है, और दैट वर्क्स ऑन द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनके अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली मैग्नेटोस्टैटिक्स को भी इस्तेमाल करते हैं हम बहुत सारी चीज़ों के अंदर, जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल जो है वो आपके पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, जिसको आप ईसीजी बोलते हो। तो ईसीजी के अंदर भी जो डायग्नोस्टिक एक टूल है आपके पास, बेसिकली आप उससे हार्ट रिदम जो है वो देख रहे होते हो, उसके अंदर जो है वो आपको नज़र आता है मैग्नेटोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का काम। और इसी तरह से और बहुत सारे मेडिकल सेंसर्स हैं जिनके अंदर आपको ये चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो ये रीज़न है जिस रीज़न की वजह से हम जो है वो इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ी जो रीज़न है आपके लिए वो ये है कि हम पहले बेसिक चीज़ पढ़ते हैं और फिर उसको मोर कॉम्प्लेक्स वर्जन ऑफ दैट थिंग हम उसको मूव करते हैं उस तरफ। तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द मोर डायनामिक कंडीशंस इन व्हिच we have to take the टाइम ऑल्सो इन टू अकाउंट। तो वो चीज़ जो है वो फिर हम उसको उस तरफ को मूव करेंगे, पहले एक आसान चीज़, एक सिंपल चीज़ को समझने के बाद। ठीक हो गया। फिर आ जाती है चार्ज डेंसिटी।
अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। उसके अंदर जो एक सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो चार्ज डेंसिटी है। अब हमने कहा चार्ज डेंसिटी, हमने स्टार्ट में जब ये इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा उस टाइम भी हमने बात की वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी की, सरफेस चार्ज डेंसिटी की, लाइन चार्ज डेंसिटी की। आखिर ये क्या चीज़ है, इसका मतलब क्या है? अब वो कहता है कि जब हम एक एटॉमिक स्केल के ऊपर बात करते हैं, तो अगर आपको याद हो तो बोहर का मॉडल, उसके बाद जो उसको आपने डिफरेंट जो हैं साइंटिस्ट आए और उन्होंने उसको और ज़्यादा मॉडिफाई किया, और ज़्यादा उसकी रेजोल्यूशन इंक्रीज हुई, और ज़्यादा उसको समझा और बताया कि शेल्स, सब शेल्स एंड व्हाट नॉट, वो उस चीज़ की तरफ मूव किए। हम उन चीज़ों को देखें तो हमें पता है कि अगर हम एटॉमिक लेवल के ऊपर जाके इन चीज़ों को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो एटम है उसमें हमें पता है कि मेजर पार्ट, जो पार्ट ऑफ दैट एटम है, वो इट इज़ द एटम कंसिस्ट ऑफ मेजरली एम्प्टी स्पेस बेसिकली। तो कहीं कहीं चार्ज है दरमियान में, बाकी चीज़ें जो हैं, जो बाकी जगह है वो एक खाली जगह है। तो हम उस जगह पे एटॉमिक लेवल पे इतना ज़्यादा अंदर जाके जूम इन करके अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि यार नहीं, जो चार्ज है वो हमारे पास डिस्क्रीट चीज़ है। अब आपको पता होगा कि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में फ़र्क क्या है। डिस्क्रीट का मतलब ये है कि अगर मैं इसकी आपको इंतहाई सिंपल एग्जांपल दूं तो आप ये कह सकते हो कि जो आपके पास इंटीजर्स हैं 1 2 3 4 5, दीज आर डिस्क्रीट वैल्यूज। 1 आफ्टर दैट देयर हैज़ टू बी 2, आफ्टर दैट देयर हैज़ टू बी 3, देयर इज नथिंग बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करो रियल नंबर्स की तो यू नो कि आपके पास 1 और 2 के दरमियान में एक इन्फिनिट अमाउंट ऑफ नंबर्स हैं। ठीक है, और हर जगह के ऊपर उसकी कोई वैल्यू है, और वो जो चीज़ है उसको आप बोलते हो कि ये कॉन्टीन्यूस है, ये कॉन्टीन्यूटी है। ठीक है, तो जब आप डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में फ़र्क देखते हो तो डिस्क्रीट का मतलब ये है कि आइदर इट इज़ ज़ीरो और इट इज़ वन। तो वो यही बात कर रहा है कि अगर हम एटॉमिक स्केल के अंदर जाके ज़ूम इन करके देखें तो हमें पता है कि क्योंकि मोस्टली जगह खाली है, तो जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन होगा उस जगह पे चार्ज होगा, और जिस जगह पे नहीं होगा उस जगह पे नहीं होगा। तो ऑब्वियसली एक जगह पे चार्ज है, एक पे नहीं है, एक पे है, एक पे नहीं है। इस तरह से डिस्क्रीट वैल्यू है, ये कोई कॉन्टिन्यूस चीज़ नहीं है। लेकिन वो कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के अंदर हम एटॉमिक स्केल में नहीं घुसते, हम इतना ज़्यादा ज़ूम इन नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम ज़रा ज़ूम आउट करके मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक की बजाय मैक्रोस्कोपिक स्केल के ऊपर उस चीज़ को देख रहे होते हैं। तो जब हम मैक्रोस्कोपिक स्केल के ऊपर देखते हैं तो हम इसको इस तरह से देखते हैं कि वो जो स्पेसेस उनके दरमियान में थी वो इतनी छोटी थी कि वो हमें लगने लग जाता है कि वो डिस्क्रीट नहीं है बल्कि कॉन्टिन्यूस है। तो ये रीज़न है इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कि हम चार्ज डेंसिटी को कॉन्टिन्यूस क्यों समझते हैं। हम ये क्यों नहीं कहते कि चार्ज डेंसिटी जो है वो एक डिस्क्रीट चीज़ है, एक जगह पे चार्ज है, एक जगह पे नहीं है, बल्कि हम उसको एज़ ए कॉन्टिन्यूस चीज़, एज़ ए यूनिफ़ॉर्म चीज़ जो है उसको कंसिडर करते हैं। तो वो कहता है कि बट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स हम लार्जर स्केल से देख रहे हैं, टिपिकली जो है वो उसके जो दरमियान में डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। तो एट सच एन माइक्रोस्कोपिक लेवल वी कैन डिस्कार्ड द डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक द नेट चार्ज इनक्लोज्ड इन एलिमेंटल वॉल्यूम डेल्टा वी एज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हम क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ज़ूम इन करके चीज़ों को देख रहे हैं, तो वो कहता है कि हम ज़ूम आउट करके चीज़ों को देख रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक स्केल के अंदर चीज़ों को देख रहे हैं। तो वो कहता है हम उसको डिस्क्रीट लेने की बजाय, उसकी डिस्क्रीट नेचर को हम इग्नोर करते हुए हम ये कहते हैं कि यार अगर मैंने एक वॉल्यूम डेल्टा वी लिया है, फ़र्ज़ कर लिया मेरी एक छोटी सी क्यूब थी, मैंने वो वॉल्यूम लिया है, तो उस वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज पड़ा हुआ है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो डिस्क्रीट नहीं है। मैं उसको किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मेजर करूँगा तो उसकी वैल्यू मुझे यूनिफॉर्म मिलेगी। ठीक हो गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करना चाहूँ बाय कीपिंग दिस assumption इन माय माइंड, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा डेल्टा वी बड़ा छोटा होना चाहिए, और जो उसकी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी होगी वो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होगी। ठीक हो गया? या फिर अगर मैं इसे डी क्यू के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वो डी क्यू ओवर डी वी होगा, और इसका जो यूनिट होगा वो कूलम पर मीटर क्यूब होगा। तो वो कहता है जी कि ये एजम्पशन लेते हुए, मैक्रोस्कोपिक वाली बात की वो एजम्पशन जो है उसको लेते हुए मैं अपनी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को कह सकता हूँ कि वो इस चीज़ के बराबर है। इसके अंदर जो डेल्टा वी है उसके ऊपर कुछ कंडीशंस हैं, उस एजम्पशन को बरकरार रखने के लिए उसकी कंडीशंस हैं। कंडीशन ये है कि ये डेल्टा वी इतना छोटा हो कि हम इसको मैक्रोस्कोपिक लेवल पे एक पॉइंट कंसिडर कर सकें, लेकिन ये डेल्टा वी इतना बड़ा भी हो कि हम उसको यूनिफॉर्म कंसिडर कर सकें, हम डिस्क्रीट नेचर को जो है वो इग्नोर कर सकें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेल्टा वी है it should be large enough to contain a lot of atoms so that we can justify our assumption of taking
volumetric charge density as a constant quantity, as a uniform quantity, but it should be small enough to be taken as a point in a microscopic scale. पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात वो ये कहता है कि एट एनी टाइम अगर हम डेल्टा वी ये रो वी की बात करें या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी की बात करें तो ये किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। वो कहता है ये जिन चीज़ों पर डिपेंड करती है अमूमन वो चीज़ है, एक तो उसकी लोकेशन कि हम किस जगह पे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी देख रहे हैं। दूसरी चीज़ जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है वो है टाइम, कि हम किस टाइम पे उसकी चार्ज डेंसिटी देख रहे हैं। अब चूंकि हम स्टैटिक कंडीशन के अंदर हैं तो स्टैटिक कंडीशन में टाइम वाला तो सिलसिला ही नहीं है, तो हम कह देते हैं कि टाइम वाले हिस्से को हमें उसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, रो वी जो है वो लोकेशन के हिसाब से उसकी वैल्यू ज़रूर बदलती है। अगर मैं कहता हूँ कि मेरी एक्स वाई जी के ऊपर जो मेरी चार्ज डेंसिटी है वो रो वी है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरी स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं स्पेशल, जैसे आप स्पेशल जंप की बात करते हो कि अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह कुछ जंप मारता हूँ एक लोकेशन से दूसरी जगह, तो वो मेरा स्पेशल जंप है। SPATIAL, वो जो मेरा स्पेशल जंप है विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन है। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि वो जो मेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेरी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप इसको देख के चलो तो आपको याद होगा हमने एक एग्जांपल सॉल्व की थी जिसके अंदर हमने Q इज इक्वल्स टू रो वी डी वी लेके उसको इंटीग्रेट किया था। वो जो चीज़ है वो बेसिकली इधर से निकली है, ठीक है, इधर से निकली है। तो आपको पता है कि रो वी आपका जो है वो बराबर है डी क्यू ओवर डी वी के। तो अगर आप डी क्यू को देखो कि डी क्यू किस चीज़ के बराबर है तो आप कह सकते हो कि वो रो वी डी वी के बराबर है। और अगर आप टोटल चार्ज देखना चाहते हो तो दोनों साइड पे इंटीग्रेशन लोगे तो आपके पास क्यू इज इक्वल्स टू रो वी डी वी हो गया। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया कि वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है क्या, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो किस तरह से चेंज होती है, और उसका जो है वो मकसद क्या है, वो डिस्क्रीट क्यों नहीं है, वो यूनिफॉर्म क्यों है, ये सारी चीज़ें हमने जो है वो यहाँ पे देख ली। अब वो कहता है कि ये तो हमने बात की वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी की, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ मटेरियल इस तरह के होते हैं जहाँ पे हमें वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी से ज़्यादा जो चीज़ हमारी इंटरेस्ट लेती है वो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी में फ़र्क क्या है? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी वो आपके पास डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा एस होगी, ऑब्वियसली, क्योंकि सरफेस पर यूनिट सरफेस एरिया देखना चाह रहे हो, और उसमें जो लिमिट होगी आपके पास वो डेल्टा एस अप्रोचेस टू जीरो होगी, या आप कह सकते हो कि वो डी क्यू ओवर डी एस होगी। और इसी तरह से अगर आप इसके केस में क्यू निकालना चाहोगे तो वो जो क्यू होगा उसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो रो एस डी एस होगी। यहाँ पे आपकी जो इंटीग्रेशन थी वो रो वी डी वी थी, यहाँ पे जो आपकी इंटीग्रेशन है वो रो एस डी एस है, क्योंकि आप सरफेस चार्ज डेंसिटी से डील कर रहे हो। और इस केस में जो रो एस की का यूनिट होगा वो कूलम पर मीटर स्क्वायर होगा। इस केस में जो आपके पास रो वी का यूनिट था वो आपके पास कूलम पर मीटर क्यूब था। और सिमिलरली अगर आपके पास कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी से भी ज़्यादा लाइन चार्ज डेंसिटी के ऊपर आपका इंटरेस्ट है, कोई एक लाइन है जिसके ऊपर आपका चार्ज पड़ा हुआ है, तो उस जगह पे जो डिफरेंस आपके पास आएगा वो आपको होगा ये मेरी लाइन चार्ज डेंसिटी है। और उसके अंदर जो लिमिट होगी वो आपके पास डेल्टा एल अप्रोचेज टू ज़ीरो और डेल क्यू डिवाइडेड बाय डेल एल होगी। और इसी तरह से आप इसको डिफरेंशियल की फॉर्म में डी क्यू ओवर डी एल लिख सकते हो। तो उसके केस में जो क्यू आपके पास होगा वो आपके पास होगा रो एल डी एल के बराबर। और इसके केस में जो आपके पास रो एल का यूनिट होगा वो कूलम पर मीटर होगा, क्योंकि हम एक लेंथ की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये तीन टाइप की चार्ज डेंसिटीज हो गई, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी हो गई, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई, लाइन चार्ज डेंसिटी हो गई। तो इस चीज़ को हमने जो है वो जितना बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते थे वो हमने इसको करके देख लिया। फिर इससे रिलेटेड हमारे पास एक एग्जांपल है जो एग्जांपल 4-1 के नाम से हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। इसमें लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें एक दी हुई है। वो कहता है कि कैलकुलेट द टोटल चार्ज क्यू कंटेन्ड इन अ सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ चार्ज ओरिएंटेड अलोंग एक्स एक्सिस। वो कहता है एक्स एक्सिस के अक्रॉस जो है वो हमारी एक चीज़ पड़ी हुई है और वो उसके ऊपर जो चार्ज है वो रो एल है, और मुझे टोटल चार्ज जो है वो फाइंड करके बताओ क्या है, और रो एल की वैल्यू उसने 2z दी हुई है। ठीक है, तो इसके लिए वो कहता है ट्यूब की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। अब हम किस तरह से क्यू निकाल सकते हैं, हमने अभी पढ़ा रो एल डी एल से, और उसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे। इंटीग्रेशन क्या है, 10 सेंटीमीटर है, यानी कि अगर आप उसको यूनिटी के ऊपर रखो तो ज़ीरो से लेके वो 10 सेंटीमीटर तक जाती है, जो मीटर के अंदर 0.1 होता है। और रो एल की वैल्यू उसने आपको 2z दी हुई है, और डी एल जो लेंथ है वो आपकी किसके अक्रॉस है, वो आपकी z के अक्रॉस है। ठीक है, z के अक्रॉस है तो इसका मतलब क्या है, वो डी जी है। तो आप इसको देख सकते हो कि ये रो एल डी एल, इसको आप इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू z करना है, टू कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, 0.1
ZdZ, इसको आप इंटीग्रेट कर लोगे तो आपका ये जवाब आ जाएगा। तो ये आपका आ गया एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में से अगर आपने टोटल चार्ज निकालना हो एट सम पॉइंट तो वो क्या होगा। अगली एग्जांपल जो है वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो एग्जांपल थी वो हम इसलिए नहीं कर रहे कि वो हम पहले फर्स्ट चैप्टर के अंदर रो वी डी वी वाली एक एग्जांपल जो है वो हम कर चुके हैं। इसके केस में वो कहता है कि हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है शोन इन फिगर। ये एक डिस्क है वो बोलता है जो हमारे पास पड़ी हुई है, और इस डिस्क के ऊपर वो कहता है कि हमारे पास अच्छा ये चीज़ आपने गौर से सुननी है कि द सर्कुलर डिस्क ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज शोन इन फिगर इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन एजीमुथली सिमेट्रिक सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी अभी उसने आपको बताई नहीं है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, लेकिन वो चार्ज डेंसिटी कहता है कांस्टेंट नहीं है, वो इंक्रीज करती है लीनियरली, लीनियरली इंक्रीज करती है विद आर। लीनियरली इंक्रीज करने का मतलब यह है कि जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी भी वैसे वैसे ही इंक्रीज होगी। यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी डायरेक्ट फंक्शन है आर का, और आर जो है वो कहता है 0 से लेके 3 सेंटीमीटर तक जाता है, और सेंटर के ऊपर वो क्या है 6 है। मतलब सेंटर के ऊपर 6 थी, लेकिन वो आर के साथ साथ चेंज हो रही है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरी जो रो एस है वो उसकी जो एक्सप्रेशन है वो मैंने क्या निकालनी है, वो इस तरह से निकालनी है कि मेरी रो एस जो है वो वेरी करे। किस तरह से वेरी करे, लीनियरली वेरी करे, किस चीज़ के हिसाब से, आर के हिसाब से। मतलब मेरा जो रो एस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे आर के साथ। मेरा आर जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा मेरी जो रो एस की वैल्यू है वो उतनी बढ़ती जाएगी। फिर वो कहता है फाइंड द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन द डिस्क सरफेस। तो देखते हैं उसने किस तरह से किया। इसके अंदर वो कहता है कि हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है। एक चीज़ तो ये हो गई कि रो एस जो है वो 6 उसने कहा था सेंटर के ऊपर है, आर के साथ उसने वेरी करना है। लेकिन अगर आप देखो तो ये चीज़ जो है वो अभी तक विद रिस्पेक्ट टू आपकी क्या उसको बोलते हैं टोटल जो आर है उसके हिसाब से हमने नहीं देखा। तो हम इसको अगर टोटल आर के हिसाब से देखें और इसकी एक्सप्रेशन ड्राइव करना चाहें तो वो इस तरह से है। अगर आप यहाँ पे देखो तो मैक्सिमम जो आर आपके पास है वो 3 सेंटीमीटर है, तो मैक्सिमम आर नीचे आ गया, ये आर ऊपर आ गया, 6 इधर आ गया। ठीक है, तो इसको उसने डिवाइड किया तो रो एस की एक एक्सप्रेशन उसने निकाल ली। अमूमन ये निकालनी पड़ती नहीं है, लेकिन बाजू का तो आपको इस तरह की चीज़ दे दी जाती है जिसके अंदर से आपने खुद उस चीज़ की इक्वेशन ड्राइव करनी है। तो आप उसको अब टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज एंड टू द बेस्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग आप उसको निकालने की कोशिश जो है वो कर सकते हो। तो रो एस की वैल्यू अब आपके पास आ गई 2 × 10⁻²R। अब वो बोलता है वेयर आर इज इन मीटर्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स एन एलिमेंट ऑफ एरिया इज। पोलर कोऑर्डिनेट है, हमें पता है कि हमारे पास जो है वो ये जो एंगल चेंज हो रहा है ये फाई है, तो इसके जो हमारी साइड होगी, एक साइड जो होगी वो हमारी आर डी आर होगी, आर डी फाई होगी, और सेकंड साइड जो होगी वो हमारी डी आर होगी। दो चीज़ें बदल रही हैं, रेडियस बदल रहा है और हमारे पास फाई बदल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि हम रो एस डी एस कर लेंगे और इसका हमने वो लेना है। तो इसमें डी एस जो होगा हमारा वो हमारा होगा आर डी फाइव और डी आर वाला, और जो हमारी इंटीग्रेशंस लगेंगी वो हमारी एक लगेगी 0 से लेके 3 × 10⁻², 3 सेंटीमीटर था वो वाला, और एक फाई हमारी लगेगी वो जो 0 से लेके, क्योंकि पूरी डिस्क है तो 0 से लेके 2 पाई तक जाएगी। बाकी बचा इसके दरमियान में रो एस, तो उसमें से रो एस की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और जवाब हमारे पास जो एक चार्ज है उसकी सूरत में निकल आया। तो आई होप ये भी आपको समझ आ गई होगी कि इसको किस तरह से करना है। इसमें जो एक ट्रिकी चीज़ थी वो सिर्फ ये है कि इसको समझना कि ये इसने किस तरह से निकाली है। ये अमूमन आपको दी गई होती है, बहुत कम ऐसे होता है कि आपने इसकी वैल्यू जो है वो खुद निकालनी होती है। तो यहाँ पे वो उसने निकाली है कि सिंस रो एस इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू एजीमुथ एंगल इट्स फंक्शन फॉर्म डिपेंड्स ओनली ऑन आर एंड विच इज गिवन बाय। ठीक हो गया, तो 6 इंटू आर, आर की कोई भी वैल्यू हो सकती है वहाँ पे, क्योंकि वो आर ने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना है रो एस के, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के तौर पे आपके पास 6/3 × 10⁻² जो है वो इसके नीचे आएगा। यहाँ तक पहुँच गए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम मूव करेंगे चार्ज डेंसिटी से करंट डेंसिटी की तरफ। चार्ज डेंसिटी हमने आज कवर कर लिया, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क एनी टाइम। थैंक यू सो मच।